सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी अकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि तुम सब लोग भैया स्क्रीन में देख सकते हो, हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा स्टडी नोट नंबर 6, तुम्हारे सीएमए फाउंडेशन के पेपर 1 का स्टडी नोट नंबर 6, जो कि बात करता है मनी के बारे में। जी हाँ भैया, ये बात करता है मनी के बारे में। पैसा, तू पैसा पैसा क्यों करती है भैया, पैसे पे क्यों मरती है। क्लियर है। तो भैया ये टॉपिक जो है आज मनी, हम आज की क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस क्या, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं आपके मनी के चैप्टर को। हाँ जी सर, एक क्लास में पूरा खत्म। बिल्कुल भैया, एक ही क्लास में पूरा खत्म, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि आपने ऑलरेडी, ठीक है, आपने ऑलरेडी क्लास 12th में जब पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें था चैप्टर नंबर 5 आपका मनी के बारे में। सेम वही भैया स्टडी नोट नंबर 6 है, मैं बोलूं चैप्टर नंबर 6 बन के आ गया है आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 में। क्लियर है। हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से हमको क्लियर है। अब आप लोगों को एक मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने जो क्लास 12th में पढ़ा था, क्या वही सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है क्या, या कुछ नया भी मिलेगा। तो बिल्कुल भैया, नया तो आपको हम देके ही जाएंगे। हम क्या, आपकी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी इसमें नई चीज डाल के रखी है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में जितना पढ़ा था उसको बस आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और हार्डली 25% न्यू टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसको पढ़ाने के लिए मैं तो हुई हूं भैया। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, एकदम इजी वे में तुम्हारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे और ये वाला चैप्टर आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, पुरानी बातों को रिवाइज करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, तुम्हारे सिस्टम का मैं F5 दबाने वाला हूँ, रिफ्रेश करने वाला हूँ। पुरानी यादें अगर भूल गई हो तो ताजा हो जाएंगी, और नई चीजें भी हम साथ साथ में सीखते चलेंगे। क्लियर है। तो भैया बहुत हुआ हमारा टाइम पास, शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है 6.1 डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है भैया, सबसे पहले देख लेते हैं कि मनी आखिर होता क्या है। तो मनी में हमको इसके अंदर पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स, फीचर्स एंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी की भैया डेफिनेशन क्या है। तो द टर्म मनी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस जूनो मोनेटा ऑफ रोम। ठीक है भैया, तो रोम की कोई गॉडेस है उनका, जिनका नाम है जूनो मोनेटा, वहीं से निकला है टर्म हमारा मनी। क्लियर है। कहां से निकला है हमारा मनी, तो भैया रोम की गॉडेस जूनो मोनेटा से हमारा ये टर्म निकला है मनी। अब मनी क्या है भैया, तो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है कि इट इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स और डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। ठीक है भैया, तो कोई भी ऐसी चीज, बाबा रॉबर्टसन बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि सबसे पहले वाइडली एक्सेप्ट किया जाए, किसके लिए, पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए। हम बाजार में जाते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स खरीदते हैं, उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। फ्री में उठा के लाते हैं क्या, नहीं सर, फ्री में तो कुछ चीजें मिलती ही नहीं है। हम क्या करते हैं, उस गुड्स का पेमेंट करते हैं। तो कोई ऐसी चीज जिसके भैया हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसके टाइम उसका पेमेंट करने के लिए यूज कर दें। जो हमारे ऊपर या और भी हमारे बिजनेस के ऊपर कोई दूसरी ऑब्लिगेशंस है, उसको फुलफिल कर दे, उसको सेटिस्फाई कर दे, उसको बिल्कुल खत्म खल्लास कर दे, ऐसी चीज होती है हमारी मनी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो गुड्स के पेमेंट के समय में काम आए, या हमारी बिजनेस ऑब्लिगेशन को या हमारी पर्सनल ऑब्लिगेशन को भी खत्म कर दे, वही तो क्या है, वही मनी है। अब मनी के पहले आप सभी को पता है भैया, हमारे देश में एक सिस्टम चलता था, दैट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, मनी जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हमारे सामने, हम मनी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब भी तो हमारे मार्केट में ट्रांजैक्शन होते थे। वो ट्रांजैक्शन कैसे होते थे, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। उस टाइम हम क्या करते थे, हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, मुझे चाहिए चावल, सामने वाले को चाहिए व्हीट, मैं दे देता था उसको व्हीट, वो मुझे दे देता था चावल। तो ऐसा काम करके भैया हम गुड्स को एक्सचेंज करके, बिल्कुल अदला बदली करके, हम जो है, हमारा सिस्टम जो है, जो हमारी इकोनॉमी है, कुछ इसी टाइप से चलती थी। और इस सिस्टम को क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय। भैया गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सचेंज करते थे। आई होप कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बट बार्टर सिस्टम में भैया थी कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्या भैया, बहुत ही सारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण मनी का जन्म हुआ। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण मनी का जन्म हुआ। देखो भैया, जब भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, तभी उन लोगों का दिमाग चलता है, वो नया नया कुछ ना कुछ चीजें इन्वेंट करते हैं। तो लाइकवाइज डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स या लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी उस सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी थी, जिसको दूर करने के लिए ही भैया मनी का जो है जन्म हुआ। मनी ने जन्म लिया और हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को भैया खत्म कर दिया। सर वो सारी प्रॉब्लम्स थी क्या, तो सबसे पहली आपकी फेवरेट प्रॉब्लम, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या जिसको हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, अब समझना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। सर हमको ना पता है, अरे तुमको पता है, तुम्हारे फ्रेंड को नहीं पता होगा, हो सकता है ऑनलाइन क्लास के चक्कर में साल भर वो पढ़ा भी नहीं होगा, और अब तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, कैसे करोगे तुम, हो सकता है पास हो जाओ, तुम्हारा दोस्त पीछे ना रह जाए। साथ साथ में करना, इंटरमीडिएट की अकेले जाओगे क्लास करने, नहीं करना ना, साथ में जाना बढ़िया दोस्त के साथ में। तो उसके लिए मैं समझा देता हूँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, क्या पहला वर्ड है, डबल। डबल मतलब क्या होता है, दो होता है।
ठीक है, डबल मतलब क्या, दो, सिंगल मतलब एक, डबल मतलब दो हो गया। कोइंसिडेंस यानी सेम सेम, कोइंसिडेंस यानी सेम सेम। एक पार्टी में जब भी कभी दो फ्रेंड आते हैं, मैंने भी लाल शर्ट पहनी, सामने वाले ने भी लाल शर्ट पहनी, तो क्या बोलते हैं, अरे कोइंसिडेंस हो गया यार, इन दोनों ने सेम सेम ही पहन ली। क्लियर है, तो कोइंसिडेंस मतलब सेम सेम। डबल यानी हो गया तुम्हारा दो, ऑफ बॉन्ड्स, किसका, बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स क्या है, हमारी डिमांड है, हमारी नीड है, यानी दो लोगों की सेम डिमांड। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब दो लोगों की सेम डिमांड। अब प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ, ठीक है, ये वर्ड पढ़ो यहाँ पे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड या लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था पुराने टाइम में कि भैया दो लोगों की जो डिमांड है, जो उनकी बॉन्ड्स है, वो बिल्कुल सेम सेम हो। जैसे मुझे अगर राइस चाहिए तो सामने वाले को भी व्हीट चाहिए। ठीक है, ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता था। हो सकता है कि भैया उसको दाल चाहिए हो, पर मेरे पास ऑफर करने के लिए क्या है, मेरे पास तो ऑफर करने के लिए सिर्फ बस व्हीट है। तो इस केस में क्या होगा, अब उस सामने वाले को ढूंढना पड़ेगा इधर उधर, और मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरे से कोई व्हीट ले ले और मुझे कोई राइस दे जाए। अब इसमें लग जाता था भैया बहुत सारा टाइम, और हो सकता था कि एंड ऑफ द डे मुझे भैया राइस मिला ही नहीं, और मेरे पास जो व्हीट पड़ा है मुझे उसी से काम चलाना पड़े, या राइस की खोज में मेरे जो व्हीट पड़े हैं वही खराब हो जाएं, तो फिर वो किसी को एक्सचेंज करने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में कि भैया दो लोगों की सेम डिमांड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्लियर हो गया अच्छे से, हाँ जी सर क्लियर हो गया। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। Under the barter system, the buyer must be willing to accept the commodity which the seller is willing to offer in exchange। जो बायर है भैया, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि जो सामने से सेलर उसको जो कमोडिटी दे रहा है वो एक्सेप्ट कर सके। क्लियर है, द वॉन्ट्स ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर मस्ट मैच। ठीक है, यही तो होता था कि भैया जो बायर और सेलर है उन दोनों की जो वॉन्ट्स है, जो नीड है उनकी, वही मैच नहीं हो पाती थी। दिस साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स बाय बायर्स एंड सेलर्स इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दो लोगों की सेम डिमांड जो कि हो नहीं पाती थी। इसीलिए तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक लिमिटेशन थी, एक डिसएडवांटेज थी, डिफिकल्टी थी इसकी बार्टर सिस्टम की। क्लियर है, दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू क्या बोलता है सर, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। अब हम एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मान लो अगर राइस और हम व्हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बोला, हो सकता है मुझे ऐसा पर्सन ढूंढने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए कि जो मुझे राइस दे दे, बदले में व्हीट ले ले, तब तक मेरे व्हीट हो सकता है कि भैया वो खराब हो जाए। यही तो यहाँ बोल रहे हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, जिनको जल्दी ही यूज करना पड़ता है। जैसे खाने पीने की चीजें, एप्पल्स हो गए भैया, बाकी सारे फ्रूट्स हो गए, उनको कितने दिन तुम संभाल के रखोगे, ज्यादा दिन तो नहीं रख पाओगे, आखिर एक ना एक दिन वो सड़ेंगे, उनमें रिएक्शन होगा, वो खराब हो जाएंगे। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हम बार्टर सिस्टम में जो भी चीजें हम एक्सचेंज करते थे उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, उसकी एक स्टोर वैल्यू नहीं थी। जबकि आज के टाइम में मनी है भैया, सालों साल तिजोरी में पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस डीमोनेटाइजेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आ जाती थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, वो तो एकदम एक एक्सट्रीम केस है, उसको साइड में हटाओ। बट अनलेस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, मनी को स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, कहीं भी भैया उसको रखे रहो, बेचारा वो आराम से वहां पे आराम कर सकता है बिना खराब होने के डर से। क्लियर है, हाँ जी सर। तीसरा भैया लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। हम कमोडिटी को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब कुछ तो गुड्स ऐसे हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे व्हीट हो गया। अब व्हीट मुझे 1 किलो देना है, मैं 1 किलो दे सकता हूं, मुझे 1.5 किलो देना है, मैं उतना दे सकता हूं, 10 किलो बोरी में बांध के देना है, मैं 10 किलो व्हीट दे सकता हूं। बट सोचो दिमाग लगाओ कि मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए व्हीट है ही नहीं। अब मुझे सामने वाले से चाहिए कार और मैं उससे एक्सचेंज करना चाहता हूं घोड़ा। ठीक है, सामने वाले से मुझे चाहिए कार और मैं उससे एक्सचेंज करना चाहता हूं रिटर्न में घोड़ा, बट मुझे लग रहा है मेरे घोड़े की कीमत कार से थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ, इस केस में मैं क्या घोड़े को आधा काट के दे सकता हूँ कि भैया तू आधा घोड़ा ले जा, आधे घोड़े की वैल्यू की तेरी कार है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। तो ये एक और प्रॉब्लम यहाँ आ जाती थी कि जो एनिमल्स होते थे उनको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, व्हीट राइस क्लोथ वगैरह चल जाते थे कि उनको भैया हम शर्ट पैंट एक्सचेंज करना है तो तू बस शर्ट ले जा, पैंट मत ले जा। बट एनिमल्स के केस में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती थी, हम चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते थे। मनी के आने से क्या हो गया, हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने ऑप्शन है कि हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए सामने वाले को दे दिए, 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए सामने वाले को दे दिए। डिवाइड करने का तो झंझट ही मनी ने मिटा दिया। क्लियर है, हाँ जी सर। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। Since there was no common measure of value under the barter system, the exchange of commodities was very problematic। ठीक है भैया, क्योंकि एक कॉमन मेजर तो था ही नहीं। अब मैं ये कैसे अंदाजा लगा लूं कि 1 किलो व्हीट के बदले 1 किलो राइस ही मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, 1 किलो दाल के बदले 1 किलो मैं
टी ही एक्सचेंज कर सकता हूं, या सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉफी के बदले सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैं टी ही एक्सचेंज कर सकता हूं। उस टाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता था ना भैया, क्योंकि हम मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी चीज की वैल्यू हम नहीं लगा सकते थे। आज हम लगा सकते हैं, ठीक है, आज हम किसी भी चीज की मॉनेटरी टर्म्स में एक फिक्स वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, मोबाइल हो गया, अब 10,000 का एक मोबाइल है, 20,000 का एक मोबाइल है, स्पीकर हो गया ब्लूटूथ स्पीकर 500 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, बुक्स कॉपीज आ गई 400-500 रुपए की बुक कॉपी आ गई। ये क्या हम कर पा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में हम किसी चीज की हम वैल्यू लगा पा रहे हैं, जो पुराने टाइम में हम लगा ही नहीं सकते थे। अब मैं कैसे बोल दूं कि भैया व्हीट की कंपैरिजन में राइस में कितना दूं, 1-1 किलो दूं या 2 किलो देना पड़ेगा, या सामने से मैं 3 किलो ले लूं और अपना 1 किलो दूं, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी पुराने बार्टर सिस्टम में, जो कि मनी के आने से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ जो हमारी डिफिकल्टी आती थी, मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स यानी उधार में, भैया मार्केट में उधारी भी बहुत चलती है। वो अकाउंट्स में पढ़ते थे ना, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट क्या है भैया, उधारी में, ठीक है। हम क्या करते हैं, गुड्स आज ले आते हैं सामने वाले से, गुड्स आज ले आते हैं, सर्विसेज उनसे आज ले लेते हैं और उनको एक प्रॉमिस दे जाते हैं कि भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कल ला के दे दूंगा। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। बट पुराने समय में बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स में भैया जो हम फ्यूचर एक्सचेंज जिसमें इन्वॉल्व होता था, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी कैसे, जैसे मैंने आज सामने वाले से 1 किलो चावल लिया और मैंने बोला कि भैया मैं तेरे को ना 2 दिन बाद वीट दे दूंगा। अब 2 दिन बाद वीट उसको देने के लिए मेरे पास अगर वीट पड़े हुए हैं तो वो हो सकता है खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, क्वालिटी उनकी कम हो जाए, या मेरे पास वीट बचे ही नहीं, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। या मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजना है, जैसे आज हम क्या कर सकते हैं, तुरंत क्यूआर कोड स्कैन किया, फट से पैसे इधर से उधर अपन ने भेज दिए। एक लिंक दिया, लिंक को आपने छुआ, अपनी डिटेल्स भरी और कहीं भी बैठे हो भैया, आपको यहां से अमेरिका पैसा भेजना है, आप भेज सकते हो। अब समझो अगर बार्टर सिस्टम का टाइम है, मुझे यहां से सामने वाले को अमेरिका में जो बैठा है उसको पेमेंट करनी है, और चलो मान लो मैं उसको वीट ही दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो वीट को सोचो कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, इंडिया से अमेरिका जाने में बहुत टाइम लगेगा सर। हो सकता है वीट उस बीच में खराब हो जाए, वीट मैं शिप से भेज रहा हूँ, शिप ही डूब गई, तो दिक्कत यहाँ पे बहुत सारी थी, ठीक है। तो इसी दिक्कत को भैया दूर कर दिया किसने, मनी ने। मनी ने कैसे दूर कर दिया, अब जब हमको फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करना है, हम इजीली उसको कर सकते हैं, जो कि हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाते थे। इसी को बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करने में दिक्कत आती थी, उसको भी मनी ने सॉल्व कर दिया। क्लियर है। हाँ जी सर, तो ये सारी बातें कोई नई नहीं है, सारे आपने 12th में पढ़ा है, बस हम उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी ये थोड़ा सा नया कैसे, तो आपने क्लास 12th में पढ़ा था कि भैया मनी के मेजरली 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। ठीक है। तो भैया क्लास 12th में हमने मनी के सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर फंक्शन पढ़े थे, एक क्या प्राइमरी, दूसरा था हमारा सेकेंडरी। अब तीसरा फंक्शन भी आ गया है हमारा यहाँ पे, टर्सरी नहीं भैया, कंटिजेंट फंक्शन, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है मनी के 3 ब्रॉड फंक्शन, और 3 ब्रॉड फंक्शन के अंदर भी हमारे पास कुछ पॉइंट है। जैसे प्राइमरी फंक्शन में 2 पॉइंट हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ मनी। और कंटिजेंट में भी अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि भैया ये क्या सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं जल्दी से। ये लो, मैं आ गया नीचे हमारे नोट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या करता है भैया, मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे पुराने बार्टर सिस्टम में भैया डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसको मनी ने कंप्लीटली हटा दिया। मनी क्या है, एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इंडिया में आज भी मैं कभी भी कहीं भी 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट लेके जाऊं, चाहे मैं कन्याकुमारी में जाऊं या कश्मीर में जाऊं या लेह लद्दाख में जाऊं या गुजरात में जाऊं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाऊं, कोई भी उन नोट्स को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉमनली एक्सेप्टेड चीजें हैं, ठीक है। हर कोई उस नोट को एक्सेप्ट करेगा ही। वेयर पुराने सिस्टम में जरूरी नहीं होता था कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें जो मैं उनको दे रहा हूं। तो ये हो गया भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने एक मीडियम बन के आ गया भैया एक्सचेंज के पीछे, 2 लोगों के एक्सचेंज के पीछे, ठीक है। अब मैं मनी दे सकता हूं और एक्सचेंज में मुझे क्या मिलेगा, मनी के बदले में क्या मिलेगा, जो भी चीज मुझे चाहिए। मुझे मोबाइल चाहिए, ले सकता हूं, कपड़े चाहिए, ले सकता हूं, जूते चाहिए, ले सकता हूं, अरे भैया कार चाहिए, वो भी मैं ले सकता हूं। क्लियर है। तो मनी हो गया भैया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को भैया हम अब एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, हम एक उस चीज को मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। क्लियर है। जैसे ये हो गया एक माउस,
ठीक है। अब आज की डेट में मैं इसकी वैल्यू लगा सकता हूं कि हाँ भैया ये 500 रुपए का माउस है, 200 रुपए का माउस है, या कितने का माउस है। पुराने टाइम में ये चीज नहीं हो सकती थी, जबकि मनी के आने के बाद ये चीज हमारे पास पॉसिबल हो चुकी है। क्लियर है। तो ये दो थे हमारे प्राइमरी फंक्शन। फिर आ गए हमारे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। मनी पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जंग लग जाएगा, धूप से खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। मनी को सेफली लॉकर में रख दो, वो वहां पे पड़े रहेंगे, उसमें कोई भी जंग नहीं लगने वाला, ना वो खराब होने वाले। क्लियर है। तो भैया इससे हम समझते हैं कि मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आज गुड्स खरीदो और फ्यूचर में उसका पेमेंट कर दो। भैया ईएमआई पे हमने कोई चीज खरीद ली, लोन ले लिया, उसका बाद में धीरे धीरे हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? आज के टाइम में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? मनी के चक्कर में पॉसिबल है। ठीक है, मनी के ही कारण हम आज फ्यूचर में पेमेंट किसी चीज को कर सकते हैं। आज हम सामने वाले को ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि भैया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं तुझे पेमेंट देने आ जाऊंगा, और वो खुशी खुशी 2-3 महीने बाद उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा सर। क्लियर है। हाँ जी सर। तीसरा हो गया आपका भैया ट्रांसफर ऑफ मनी। तो ट्रांसफर में बोल रहा है मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एट एनी टाइम और एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस में, यहां से मुझे अमेरिका पैसा भेजना है, फट से भेज सकता हूं। रात के 12 बजे भेजना है, बिल्कुल रात के 12 बजे भेज सकता हूं। सुबह 6 बजे भेजना है, बिल्कुल भेज सकता हूं। दोपहर के 2 बजे भेजना है, बिल्कुल भेज सकता हूं। भेज सकता हूं ना? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो यही है भैया ट्रांसफर ऑफ मनी। हम मनी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये थी भैया आपकी क्लास 12th वाली बात। अब पढ़ते हैं कुछ नया टॉपिक और कुछ नए फंक्शंस। क्या फंक्शन भैया? कंटिंजेंट फंक्शन, यानी मनी के और भी क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ये भी आपने पढ़ा है आपकी क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम क्या? मेरे नेशन की इनकम, मेरे देश की इनकम क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूट हम किसको करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट भैया, ई से हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर, एल से लैंड, एल से लेबर और सी से हो गया हमारा कैपिटल, ELLC। तो इनको हमको पेमेंट करना है, बिल्कुल हम पेमेंट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या खाएगा? एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट खाएगा। ठीक है। लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस देंगे। लैंड को हम भैया क्या देंगे? तो लैंड का हम रेंट देंगे। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं? मनी के आने से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं मनी को। ठीक है, मनी को लोगों में बांट पा रहे हैं, और हमारे देश में कितना लोग मनी अर्न कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा, मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मनी के आने से हम हमारे सेटिस्फैक्टरी लेवल का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं हम सेटिस्फैक्शन का अंदाजा? कि भैया हमने पर्टिकुलर कोई कमोडिटी खरीदी, उसके बदले में हमने कितना पैसा दिया, क्या वो पैसा, क्या वो गुड्स उतने पैसे के वर्थ था या नहीं था। अगर था तो हम फुल्ली सेटिस्फाइड है, यानी हम हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पे बिल्कुल बने हुए हैं। क्लियर है। हाँ जी सर। अगर हमको गुड्स लग रहे हैं कुछ महंगा, ठीक है, गुड्स में वो क्वालिटी नहीं है पर प्राइसेस वो हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हमको पूरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इससे भैया हम अपने सेटिस्फेक्शन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, बेसिस ऑफ क्रेडिट। भैया क्रेडिट मतलब क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक from out of primary deposits of money. The supply of credit in an economy is dependent upon the supply of nominal money. It is not possible to create credit if there is no reserve of money. पैसे से पैसा बनाना, क्रेडिट बनाना, पैसे से पैसा तो हम तभी बनाएंगे, क्रेडिट हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास मनी होगा। अरे बार्टर सिस्टम में हमारे पास मनी ही नहीं था, हमारे पास गुड्स पड़े रहते थे, हम दूसरे गुड्स के बदले में उसको एक्सचेंज कर लेते थे। हमारे पास सर्विसेज कुछ देने के लिए होती थी, हम सामने वाले को सर्विसेज ऑफर करते थे, जिससे वहां पे एक ही बार ट्रांजेक्शन होता था, वहीं पे खत्म। बट मनी से हम क्या कर सकते हैं? मनी से हम मनी को रीजनरेट कर सकते हैं। हम बैंक में हमारी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक वाला क्या करता है? उस पर इंटरेस्ट देता है, पैसे से हम पैसा यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गया एक और कंटिंजेंट फंक्शन। चौथा भैया लिक्विडिटी। ठीक है, मनी 100% लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मतलब तुरंत भैया हमको इससे कुछ भी चीज खरीदनी है, हम कुछ भी चीज इससे खरीद सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं गोल्ड का, तो गोल्ड से मुझे मान लो अगर 10 रुपए का कुरकुरे खरीदना है, तो क्या मैं खरीद सकता हूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। आपको उस गोल्ड को पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस कैश से आप कुरकुरे खरीद सकते हो। कोई भी दुकान वाला गोल्ड के बदले में मुझे कुरकुरे देगा क्या? नहीं देगा। उसको क्या चाहिए? कैश ही चाहिए। हाँ, उस कैश से वो जाके बाद में गोल्ड खरीद सकता है, बट गोल्ड या सिल्वर के बदले मुझे कोई भी सामान नहीं देगा। तो ये होता है लिक्विडिटी। भैया आप कितनी जल्दी
किन चीजों से सामान को खरीद सकते हो, सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। तो मनी क्या है, 100% लिक्विड है, ठीक है। गोल्ड क्या है, 100% लिक्विड है क्या, नहीं, वो भी नियर मनी है, ठीक है। गोल्ड क्या है हमारा, नियर मनी है, वो भी बहुत हद तक लिक्विड है। शेयर्स वगैरह जो होते हैं बहुत हद तक वो लिक्विड है। जैसे मान लो कि मुझे बाल कटाने जाना है और मैं लेके जाता हूँ रिलायंस के शेयर्स, बार्बर को देता हूँ, ये ले भैया एक रिलायंस का शेयर तू पकड़ ले और ये हो गई वैल्यू मेरे बाल कटाने की। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अब सोचो क्या वो बार्बर उस रिलायंस के शेयर को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं करेगा। वो बोलेगा कि सर ये क्या रिलायंस का शेयर, मुझे पता ही नहीं शेयर क्या है क्या नहीं है, आप तो भैया हमको दे दो मनी गांधी जी की फोटो वाला, वही चलाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर को मुझे कैश में कन्वर्ट करवा के फिर मुझे उस बार्बर को देना पड़ेगा। इससे मैं क्या समझता हूँ कि मनी जो है भैया हाईली लिक्विड है, उससे मैं कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज तुरंत अपने पास ले सकता हूँ, एकदम 100% लिक्विड है। बाकी चीजें, कुछ बाकी चीजें लिक्विड है, थोड़ी बहुत लिक्विड होती हैं, कुछ चीजें बहुत ही कम लिक्विड होती हैं, जिनको हमको क्या करना पड़ता है, मनी में पहले कन्वर्ट करवा के फिर हम गुड्स या सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। वेयर एज मनी क्या है, 100% लिक्विड है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ तुम लोग, टॉपिक नंबर 6.3, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब तुम्हारी कंट्री में, इकोनॉमी में, तुम्हारी इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब ये मनी सप्लाई करता कौन है। तुम्हारी कंट्री में भैया दो लोगों का मेजर रोल है, पहला करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। जो पैसे से पैसे बनाने वाली बात बोली थी ना, बस वही चीज। और पहला क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है हमारे इंडिया का, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है भैया, मनी प्रिंट करता है, करेंसी छापता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास मनी सप्लाई आ गई, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारे नोट्स प्रिंट किए और उसको मार्केट में भेज दिया, ठीक है। और बैंक क्या करेंगे, ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ये भैया क्रेडिट बनाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, ठीक है। मार्केट में लोगों को लोन देंगे, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम अपना वहां पे सेविंग्स लगा के रखेंगे, हमको ये इंटरेस्ट देंगे। तो क्रेडिट से भी ये पैसा बनाएंगे और आरबीआई क्या करेगा, वो डायरेक्टली नोट प्रिंट करके पैसा यहाँ पे बनाएगा। तो मनी सप्लाई के हमारी कंट्री में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो मेजरली भैया दो कंपोनेंट है, पहला क्या सेंट्रल बैंक और दूसरे हो गए हमारे कमर्शियल बैंक। क्लियर है। सेंट्रल बैंक कौन है भैया हमारा, आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक यानी बाकी सारे जितने भी बैंक है, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब क्या हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है। नीचे आ जाओ, नीचे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ठीक है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या है भैया, तो वही है जो तुमने क्लास तुम्हारे 12th में पढ़ा है, M1 M2 M3 M4, यानी मनी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मनी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो चार तरीके से भैया मनी को मेजर कर सकते हैं। ये चारों जो तरीके हैं ये अपनी अपनी लिक्विडिटी के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। यानी M1 जो है भैया वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर M2 उससे थोड़ा सा कम लिक्विड है, M3 और थोड़ा कम लिक्विड है और M4 उससे और कम लिक्विड है। तो भैया इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, M1 M2 M3 M4 इसको देख लो और इसको पढ़ लो, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अलग, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा हल्का टेक्निकल है। क्लास 12th में थोड़ा सा इजी वे में इस चीज को दिया गया था। तो क्लास 12th वाली बुक भी अगर आपके पास होगी तो उससे भी ये चारों अच्छी तरीके से याद कर लेना। यहाँ पे भी इनके थोड़े बहुत टर्म्स देख लेना, जिससे दिमाग में कहीं ना कहीं आपको क्लियर रहे और अच्छी तरीके से आप उन चीजों को कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल M1 में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। M1 क्या है, करेंसी, ठीक है, जो नोट्स वगैरह हो गए। फिर डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन कौन से, तो भैया अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो जो डिपॉजिट है, अब आरबीआई के पास किन किन चीजों के डिपॉजिट, किन लोगों के आरबीआई के पास डिपॉजिट हो सकते हैं। तुम्हारा है क्या, नहीं सर हमारा आरबीआई में तो कोई खाता नहीं है। तो आरबीआई के पास खाता किसका है, ठीक है, आरबीआई के पास किसके पैसे डिपॉजिट है, तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके डिपॉजिट्स हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट्स है उनके डिपॉजिट हो गए आरबीआई के पास। तो ये सब आ जाती है 3 पॉइंट्स हमारी अदर डिपॉजिट के अंदर। तो M1 क्या हो गया, M1 हो गया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट DD और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। मतलब M1 यानी C प्लस DD प्लस OD। लाइकवाइज आपको ऐसे ही M2 याद करना है, M3 याद करना है और M4 भी आपको लाइकवाइज याद कर लेना है। क्लियर है, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। क्या है भैया ये वैल्यू ऑफ मनी, तो द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ मनी। मनी की परचेजिंग पावर कितनी है ये उसकी वैल्यू को बताता है। सर परचेजिंग पावर मतलब क्या, जैसे मुझे मार्केट में जाना है और मुझे ये पेन खरीदना है, ये पेन है 10 रुपए का, मेरे पास कितने रुपए हैं सर, मेरे पास है 100 रुपए। मुझे बताओ कि 100 रुपए में मैं ऐसे कितने पेन खरीद सकता हूं, तो सर 100 रुपए में मैं खरीद सकता हूं 10 पेन। मान लो वही मुझे दूसरे पेन भी मिल रहे हैं। अब ये पेन जो है दूसरा पेन ये है 20 रुपए का, मेरे पास है 100 रुपए अगेन। तो अब बताओ कि 100 रुपए से मैं 20 रुपए वाले कितने पेन खरीद सकता हूं, तो आंसर आपका आएगा कि सर आप 100 रुपए से 20 रुपए वाले सिर्फ और सिर्फ
5 पेन ही खरीद सकते हो। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। मनी की मेरी वैल्यू क्या है, इससे मुझे ये चीज भी समझ में आती है कि जितनी ज्यादा कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी मेरी वैल्यू ऑफ मनी जो है थोड़ी कम होती जाएगी। क्लियर है, जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे उतनी ही मेरी जो वैल्यू है मनी की वो कम होती जाएगी। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द इनवर्स वैल्यू ऑफ पीपी यानी प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इन दोनों में क्या है, प्राइस लेवल में और मनी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा। देख रहे हो ना, इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन किसको बोलते हैं, जब एक बढ़े दूसरा भी बढ़े, एक कम हो दूसरा भी कम हो, डायरेक्ट रिलेशन है। बट प्राइस लेवल और मनी वैल्यू में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा प्राइस उतनी मनी की वैल्यू कम, ठीक है। जितना ज्यादा प्राइस उतनी मनी की वैल्यू कम, और जितनी मनी की वैल्यू ज्यादा तो उतना आपको प्राइस फिर कम लगने लगेगा। क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अब इसमें हमको और दो टाइप के डिस्टिंक्शन पढ़ने हैं, क्या क्या, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो भैया दो टाइप की वैल्यू होती है मनी की, पहला होता है इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू क्या है, तो द goods and services can be obtained in exchange of money in countries domestic market is called internal exchange value, ठीक है। यहाँ पे गलती से इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कितने गुड्स और सर्विसेज हम हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, हम अपनी कंट्री में खरीद सकते हैं, उससे हमको पता चलता है कि इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू हमारी करेंसी की क्या है। तो एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू क्या है भैया, तो द फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू, यानी कितने रुपए के बदले में कितना डॉलर आएगा, ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। और कितने रुपए से मैं कितने ऐसे पेन खरीद पाऊंगा मेरे डोमेस्टिक मार्केट में, ये क्या बताता है, ये बताता है इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। इन शॉर्ट ये क्या बता रहे हैं, मनी की वैल्यू बता रहे हैं। जब मैं सामान खरीदने जाता हूं मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में, तब मुझे क्या पता चलती है, मेरे मनी की इंटरनल वैल्यू पता चलती है, इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू पता चलती है। जब मैं करेंसी एक्सचेंज करवाने जाता हूं, जब मैं देखता हूं कि $1 75 रुपए, $1 80 रुपए है, 1 पाउंड 100 रुपए है, तब मुझे पता चलता है कि मेरे मनी की एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू कितनी है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो ये थे भैया तुम्हारे दो टाइप के टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। पहला क्या, इंटरनल, दूसरा हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। तो भैया टाइप के कौन कौन से हमारे मनी के फॉर्म्स होते हैं, तो पहला हो गया भैया क्रेडिट मनी, दूसरा हो गया तुम्हारा कैश मनी, फिर अदर फाइनेंशियल एसेट्स, एग्जांपल यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें तुम्हारा शेयर डिवेंचर ले लो, ये भी तुम्हारा एक टाइप ऑफ मनी ही है। फिर हो गया तुम्हारा पेपर मनी और कॉइन्स हो गए। फिर नियर मनी या मनी सब्सटीट्यूट्स आ गए, जैसे गोल्ड या चेक हो गए तुम्हारे। और लास्ट में आ गया तुम्हारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो इतने टाइप के टोटल 5 टाइप के तुम्हारे यहाँ पे मनी हो गए, ठीक है। कैश मनी, क्रेडिट मनी, दूसरा हो गया तुम्हारा अदर फाइनेंशियल एसेट्स जिसको हम मनी की तरह यूज कर सकते हैं, तीसरा पेपर मनी जो तुम्हारे करेंसी नोट्स हो गए और जो कॉइन्स हो गए, चिल्लर बातें जिसको हम बोलते हैं। और फिर फोर्थ आ गया तुम्हारा नियर मनी, दैट इज गोल्ड या चेक, जो कि एकदम हाईली लिक्विड, एकदम 100% लिक्विड नहीं है, बट हाँ उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हो गया तुम्हारा प्लास्टिक मनी, दैट इज तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। क्लियर है, तो ये थे तुम्हारे 5 फॉर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया हम हमारे अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारा ग्रेशम्स लॉ, ठीक है। बाबा ग्रेशम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। और ये बाबा ग्रेशम लॉ क्या बोलते हैं, इनका लॉ बोलता है द लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो खराब मनी है, बैड मनी जो है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी जो खराब मनी है वो अच्छे मनी को सर्कुलेशन के बाहर ही कर देता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी कंट्री में 2 टाइप के मनी चलते हैं, एक हो गया मेटेलिक मनी और दूसरा हो गया तुम्हारा पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी तो अभी भी चल रहा है। मेटेलिक मनी मान लो सोने के और चांदी के सिक्के भी तुम्हारे यहाँ पे चल रहे हैं, जिनकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब क्या होगा मुझे बताओ, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई भी सोने या चांदी का सिक्का तुमको देगा, तुम उसको घर में सेव करके रख लोगे। क्यों, क्योंकि उस सोने या चांदी की भी अपनी एक वैल्यू है। क्लियर है, हाँ जी सर। और जो तुम्हारे पेपर नोट्स है उसी को तुम चलाते रहोगे। ऐसा तुम क्या, मैं भी करूंगा, तुम्हारा दोस्त भी करेगा, सारे लोग ऐसे ही करेंगे। अगर सोने चांदी से भी हम सामान खरीदने लग जाएं और पेपर नोट्स भी हमारे साथ ही साथ में चलते रहेंगे, तो इससे होगा क्या, जो सोना चांदी हम उसको सेव करने लग जाएंगे और पेपर मनी का ही हम यूज ज्यादा से ज्यादा कर देंगे। इससे क्या होगा, जो बैड मनी है, बैड मनी यानी इस सिचुएशन में पेपर मनी को बोल रहा है, और जो गुड मनी है वो क्या होगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। किसके कारण, बैड मनी के चक्कर में। हम क्या करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर को सेव करते जाएंगे, तिजोरियों में भरते जाएंगे कि भैया रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, और पेपर से ही हमारा अपना काम चला लो। क्लियर है, तो इससे क्या होगा, जो बैड मनी है वो इस गुड मनी को मार्केट से ही ऑल टुगेदर बाहर कर देगा। ऐसा हो जाएगा 5-10 साल में कि कोई भी इन
जो मेटल के जो सिक्के हैं भैया, जो गोल्ड और सिल्वर के हमारे कॉइन्स है, इससे कोई डील करेगा ही नहीं। तो यही साफ साफ हमारा बात बोलता है ग्रेशम्स लॉ कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इट ऑल्सो मीन्स चीप मनी ड्राइव्स आउट डियर मनी। ठीक है, जो चीप मनी है वो ड्राइव आउट कर देगा हमारे डियर मनी को। क्लियर है? तो ये एक और एक्स्ट्रा लॉ हो गया जो आपने अभी पढ़ा है आपके सीएमए फाउंडेशन लेवल पे, यानी ये आपके क्लास 12th में नहीं था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये पार्ट भी बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही इजी पार्ट है। हल्का सा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि आप ये पहली बार सुनने वाले हैं, क्लास 12th में ये चीजें भी नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहला क्वांटिटी थ्योरी दिया है भैया हमारे इरविन फिशर ने। ठीक है, आई फिशर भाई साहब, इन्होंने भैया एक क्वांटिटी थ्योरी दी थी। ये थोड़े पुराने टाइप के इकोनॉमिस्ट थे हमारे। ठीक है, बहुत ही पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने भैया एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी है वो पढ़ते हैं। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? मनी की वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है भैया, क्या एक्सप्लेन करता है देखते हैं। तो इरविन फिशर गेव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी। इन्होंने क्या किया भैया, एक इक्वेशन दिया जिससे हम मनी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या है भैया वो इक्वेशन? तो द इक्वेशन यूज्ड इज एमवी इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, एमवी इज इक्वल टू पीटी। बिल्कुल भैया इंपॉर्टेंट, इसका बिल्कुल एमसीक्यू बन के आ सकता है कि भैया ये इक्वेशन किसने दी थी या इरविन फिशर ने कौन सी इक्वेशन दी थी। तो इसको बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि एमवी इज इक्वल टू पीटी। सर एमवी क्या है, पीटी क्या है? तो चलो भैया बता देता हूं। वेयर एमवी इज इक्वल टू मनी सप्लाई और पीटी इज इक्वल टू मनी डिमांड, यानी मनी की जितनी सप्लाई है वो इक्वल होगी मनी के डिमांड से। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। थोड़ा सा और डीप में इसको बताऊं तो ये जो एम है, ठीक है, ये जो एम है, एम का मतलब है मनी सप्लाई इशूड बाय लीगल अथॉरिटी। ठीक है, जो मनी सप्लाई हो रही है लीगल अथॉरिटी के द्वारा, यानी जो गवर्नमेंट जो नोट इशू कर रही है आरबीआई के द्वारा, वो हो गया हमारा एम। ठीक है, फिर वी क्या है? वी हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब एक हाथ से दूसरी हाथ में मनी कितने बार रोटेट हो रहा है, कितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी जा रहा है। मतलब जैसे मान लो आपने मुझे एज अ फीस 1000 रुपए दिए। क्लियर? अब उस 1000 रुपए को मैं क्या करूंगा, 1000 रुपए से जाके मैं मार्केट से अपने लिए एक नई शर्ट खरीद के ले आऊंगा। तो आपने मुझे एक बार मनी दिया, मेरे पास एक बार आया, फिर मैंने उसको आगे क्लॉथ वाले को दे दिया, उससे मैंने शर्ट खरीद ली। क्लॉथ वाले का लड़का हो गया बीमार, तो उसने भैया दवाई खरीदने के लिए मेडिकल वाले को दे दी। मेडिकल वाले के बच्चे को स्कूल की फीस देनी थी, तो उसने वो पैसा जाके स्कूल वाले को दे दिया। स्कूल वाले ने भैया सैलरी अपनी टीचर को दे दी, और टीचर ने लास्ट में जाके वो मनी को सेव कर लिया। उसने बोला कि भैया इसको मैं खर्चा नहीं करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। तो देखो वही सेम मनी, वही 1000 रुपए का नोट कितनी जगह घूमा। आपसे मेरे पास आया, एक बार हो गया। ठीक है, फिर मेरे से क्लॉथ वाले के पास गया, दूसरी बार, फिर क्लॉथ वाले से मेडिकल वाले के पास गया, तीसरी बार, मेडिकल वाले से स्कूल वाले के पास गया, चौथी बार, स्कूल वाले से टीचर के पास गया, जो स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, जो पढ़ा रहे हैं, उनके पास गया, पांचवी बार। सेम मनी 5 बार रिपीट हो गया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मनी की वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे ट्रांजेक्शन में, 5 टाइम्स हो गई मनी की वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है पी मतलब प्राइस लेवल। प्राइस क्या है आपकी कमोडिटी का, और टी यानी टोटल आउटपुट कितना है, यानी टोटल कितना आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं। पी यानी उसका प्राइस कितना है, वेलोसिटी यानी वो पैसा कितनी बार लोगों के हाथ में घूम रहा है, और एम यानी मनी कितना हमारी इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर यही है। इसको थोड़ा सा और हम डीप में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस थियरी के मेन पॉइंट्स क्या है और इन्होंने क्या अजम्पशंस लिए हैं, साथ ही साथ इनके क्रिटिसिज्म्स भी क्या है। तो सबसे पहले फिशर यूज्ड द इक्वेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई प्राइस लेवल एज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें फिशर ने क्या किया है, इस केस में फिशर ने मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल बताया। मतलब अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो प्राइस लेवल भी जो है वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, और ये क्लियर भी है भैया, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ा तो प्राइस तो बढ़ना ही है। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो भैया ये इनका कहना था हमारे फिशर भाई साहब का कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिल्कुल ठीक है भैया, सही बात है। अब मेन पॉइंट्स क्या थे इनकी थ्योरी के वो देख लेते हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ठीक है भैया, ये देख लिया हमने यहाँ पे कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर दूसरा ये बोल रहे हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, यानी अगर मनी सप्लाई तुम्हारी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो उससे जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है। इनवर्स रिलेशन कैसे, मनी की वैल्यू क्यों कम होगी, क्योंकि भैया प्राइस की वैल्यू बढ़ जा रही है, और प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू तो बट ऑब्वियस से डाउन जाएगी। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भैया हम इनके कुछ अजम्पशन पे कि भैया फिशर भाई साहब ने अपनी इक्वेशन में क्या सारे अजम्पशन लिए। तो इन्होंने अजम्पशन लिया कि भैया ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है ये कांस्टेंट रहेगी, यानी वो जो 1000 रुपए है, ठीक है, जो 1000 रुपए का मैंने एग्जांपल लिया था, जो 1000 रुपए वो सिर्फ और सिर्फ पूरी इकोनॉमी में हर किसी के पास 5 बार ही ट्रेवल करेंगे, उससे ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये इन्होंने अज्यूम किया। दूसरा, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारा टी है, यानी जो टोटल आउटपुट आ रहा है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है, ये इन्होंने अज्यूम किया। और तीसरा, दिस थियरी अज्यूम्स मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पस ओनली, यानी जो मनी की डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए ही होगी, यानी हम मनी को सेव नहीं करेंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी मनी हमारे पास आएगा हम सीधा सीधा उससे गुड्स या सर्विसेज ही एक्वायर करने वाले हैं। तो ये थी भैया इनकी कुछ अजम्पशन इनकी ये थियरी में। अब खुद ही आप देख रहे हो कैसे पटांग वाली अजम्पशन है। वेलोसिटी हम मानो जो हमने बताई थी, मेरे एग्जांपल में कितनी वेलोसिटी निकल के आ रही थी, 5 बार। हो सकता है आपने मुझे मनी दिया, मैंने मनी क्लॉथ वाले को दिया, क्लॉथ वाले ने वहीं उस मनी को सेव कर लिया, वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 और 2, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 और 2, ठीक है। 2 के बाद वेलोसिटी हो गई स्टॉप। अब हर बार 5 बार ही होगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है, 2 बार में भी खत्म हो सकती है। आपने मुझे डायरेक्ट मनी दिया, मेरे पास है, मैंने उसको सेव कर दिया, वहीं खत्म। दूसरा भैया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, क्या कभी भी हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला नहीं, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है हमारी इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बस उसी प्रॉब्लम को लोगों ने भैया क्रिटिसाइज किया, और वही अब हम देखने वाले हैं कि लोगों ने इसका क्या क्रिटिसिज्म दिया, लोगों ने क्या बोला कि क्यों ये इक्वेशन उतनी फिट नहीं बैठती है या क्यों ये इक्वेशन गलत है। तो सबसे पहला, फिशर्स इक्वेशन इज abstract and mathematical tools, it does not explain the process by which money supply affects the price level। तो भैया इसने बोल रहा है कि फिशर ने बस मैथ्स के टर्म में यहाँ पे लाके बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इसने फर्दर उसका और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसे मनी सप्लाई के कारण प्राइस के लेवल में चेंजेस आते हैं, प्राइस के लेवल से कैसे मनी सप्लाई अफेक्ट होता है, उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स की इक्वेशन लाके दे दिया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, it is presumed that entire money is used up in buying total output instantly, it is unreal, no one spends all the money at the moment he earns it। क्लियर है भैया, मैंने भी वही चीज यहाँ पे आपको बोली कि जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं सारा का सारा पैसा उड़ा दूं। मैं कुछ पैसा सेव करूंगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा और कुछ ही पैसा उड़ाऊंगा, ठीक है। सारा का सारा तो मैं नहीं उड़ाने वाला। बट यहाँ पे इसने यही अज्यूम किया था फिशर ने कि सारा का सारा पैसा जैसे ही कोई सामने वाला अर्न करेगा वो पूरा का पूरा गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा कर देगा, जबकि रियल केस में ऐसा कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट भैया, द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ, ठीक है। फिशर ये भी और एक अज्यूम करके चलते थे कि जो इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा मेंटेन रहेगी। अब बताओ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में सबके पास जॉब्स हैं, ठीक है, पूरी पूरी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो और फिर उनके पास एक नई जॉब आ जाए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भैया एक मिथ है जो कि ये मान के चलते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इट इज प्रिज्यूम दैट मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन ओनली, हेंस The theory is often referred to as cash transaction theory। इन्होंने हमेशा यही मान के चला कि जो भैया मनी हम अर्न कर रहे हैं उसको हम तुरंत खर्चा कर देंगे, उसका हम गुड्स और सर्विसेज खरीद के ले आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो इनको झेलने पड़े, जिनके कारण लोग बोलते थे कि ठीक है आपने इक्वेशन दे दी, आपने थोड़ा बहुत इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है, मान लिया, बट आपकी इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज नहीं है। क्लियर है। तो सर जब ये हमारी थियरी फेल हो गई तो क्या दूसरी थियरी भी हमारे पास है क्या? बिल्कुल है भैया। जब लोगों ने फिशर की थियरी को नकारा तब हमारे पास सामने आए भैया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, और उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी जिसको क्या बोला जाता है, कैम्ब्रिज इक्वेशन या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैश बैलेंस अप्रोच। क्लियर है, क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज इक्वेशन या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैश बैलेंस अप्रोच। अब क्या है ये, तो कैम्ब्रिज प्रोफेसर्स गिव अनदर इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन्स द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज M इक्वल टू PKT। ठीक है, M मतलब PKT। अब M मतलब क्या, तो M मतलब मनी सप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, P मतलब प्राइस लेवल, K यानी कैश बैलेंस या इसको मैं बोल दूं सेविंग्स, K यानी सेविंग्स, और T यानी अगेन यहाँ पे टोटल आउटपुट हो गया। यानी मनी की सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस लेवल इनटू सेविंग्स इनटू टोटल आउटपुट। यानी हम मनी की जो सप्लाई है उससे हम क्या करेंगे, हम
एक कुछ सामान में भी खर्चा करेंगे, ठीक है, आउटपुट हम इससे परचेज करेंगे और इससे हम थोड़ी बहुत सेविंग भी करने वाले हैं। ये कहना था किनका, कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का। अब हाउएवर फिशर्स वर्जन एंड कैम्ब्रिज वर्जन of quantity theory is not exactly the same, there is a small difference। अब भैया ये exactly same तो है नहीं, बट इनमें थोड़ा सा difference है। The total transaction in the market in the year T may not be exactly the same as total output of the year Y। ठीक है, जो टी हम वहां पे देखते थे, जो टोटल ट्रांजैक्शन हम वहां पे देखते थे, वो जरूरी नहीं है कि वो टोटल आउटपुट के बराबर हो। मतलब क्या, वहां पे हमने क्या देखा था, फिशर की थियरी में हमने क्या देखा था कि जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आया, मैंने तुरंत का तुरंत उससे सारा का सारा सामान यहाँ पे खरीद लिया, जितना भी आउटपुट बन के आ रहा है, क्योंकि आउटपुट तो पूरा पूरा बन के आएगा। क्यों पूरा पूरा आउटपुट बन के आएगा? क्योंकि सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। ये चीज भी वो एज्यूम करता था कि सबके पास नौकरी है, सबका साथ है, सबका विकास होना है, फटाफट आउटपुट बन के आएंगे, पूरे एकदम इकोनॉमी जो है वो फुल लेवल पे तुम्हारे यूटिलाइज होगी, और तुरंत तुरंत जितना एक साल में जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस होके आएंगे, तुरंत तुरंत उसी साल में वो सारे के सारे गुड्स जो है वो खरीद लिए जाएंगे। अब मुझे बताओ, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में कि अगर मैं मान लो दिसंबर में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा हूं, कुछ गुड्स बना रहा हूं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि सारे के सारे गुड्स दिसंबर में ही मेरे बिक जाए? हो सकता है वो अगले साल जनवरी में बिके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल के मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं जो मैं इस साल बेचूं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के ओपिनियंस में, इन दोनों की थ्योरी में। हमारे फिशर भाई साहब ये बोलते थे कि एक साल में जितना बना उसी साल में वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, बट कैम्ब्रिज वाले थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं और लॉजिकली वो आंसर करते हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि एक साल में आपका टोटल जितना आउटपुट बना वो एक उसी साल में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल का कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम इस साल कंज्यूम करें, इस साल के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम उसको अगले साल बेचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के ओपिनियन में आ जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर, वही चीज यहाँ पे इतने लाइन में बोली है। आगे बोल रहा है, इफ वी इग्नोर दिस स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टी एंड वाई, दैट इज इफ टी इक्वल टू वाई, यानी हम ट्रांजेक्शन और टोटल आउटपुट, ट्रांजेक्शन मतलब पूरा का पूरा जो आउटपुट हुआ उसको तुरंत तुरंत हमने उसी साल में कंज्यूम कर लिया, इन दोनों के छोटे से डिफरेंस को अगर हम हटा दें, ठीक है, दोनों को एक बार के लिए हम एक ही चीज एज्यूम कर लें कि जो हमारे टोटल ट्रांजेक्शन होने वाले हैं वो इक्वल है हमारे टोटल आउटपुट के, देन a comparison of two equation mv is equal to pt and m is equal to kpy shows that k is equal to 1 by v और v is equal to 1 by k। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब इसका समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारी भैया फिशर भाई साहब की इक्वेशन थी, फिशर भाई साहब की क्या इक्वेशन थी कि mv is equal to pt, ठीक है, और कैम्ब्रिज इक्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया जो m है, ठीक है, जो m है, m इज इक्वल टू के पी वाई, ठीक है, m इज इक्वल टू के पी वाई। बस अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, इस इक्वेशन में m की जगह में के पी वाई लिखने वाला हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं तो के पी टी भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने t को और y को एक ही टाइप बता दिया, तो चलो मैं के पी वाई से ही आपको समझा देता हूं। तो जैसे m की जगह अगर मैं इस इक्वेशन में लिखूं के पी वाई और फिर मल्टीप्लाई कर दूं उसको मैं v के साथ, ठीक है, ये वाला जो v है ये तो एज इट इज आएगा ही, v इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू t और y, ठीक है, अगेन t को हमने y में यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब देखो अब यहाँ पे होगा क्या, अब ये पी वाई यहाँ से हट जाएगा, ये वाला पी वाई यहाँ से हमारा हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास k इंटू वी। अब v को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो तुम सभी को पता है कि मल्टीप्लीकेशन दूसरे साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसको हम वही डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन v, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन v यहाँ पे हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन v, यानी k हमारी सेविंग्स का इनवर्स रिलेशन निकल के आता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इनवर्स रिलेशन निकल के आता है वेलोसिटी के साथ, यानी जितनी ज्यादा हम सेविंग करेंगे उतनी ही कम हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने थोड़ी देर अभी पहले बताया, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने जाके क्लोथ वाले को पैसा दिया और उसने वहीं पे वो पैसा सेव कर लिया, वेलोसिटी कितनी हुई, 2 हुई, सेविंग एक जन ने कर ली भैया, वेलोसिटी यहाँ पे हमारी कम हो गई। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने तुरंत सेव कर लिया, अगेन वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जितनी जल्दी सेविंग बढ़ा उतनी ही जल्दी वेलोसिटी हमारी कम हो गई। क्लियर है? तो ये हमको समझ में आ गया हमारी इस इक्वेशन से। क्लियर है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस चीज में। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू के वाई, के पी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इंटू पी टी, ओके, ठीक है, और एम वी इज इक्वल टू पी टी। दस कैम्ब्रिज के एंड फिशर वीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हेंस 1 बाय k कैन बी टेकन टू बी द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दे तो 1 बाय k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v, ओके। अगेन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग
Of course, we should distinguish between t and y. Therefore, v is called transactions velocity and 1 by k is called income velocity of money. Again भैया ये आपका यहाँ पे MCQ बन सकता है कि v को हम क्या बोलते हैं, तो v को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, whereas 1 अपॉन k को हम क्या बोलते हैं, इनकम वेलोसिटी. क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी दो थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है और मैं आपके सामने पेश करता हूँ भैया तीसरी थ्योरी. तीसरी थ्योरी किसकी है भैया, तो तीसरी क्वांटिटी थ्योरी है भैया कीन्स की. कीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, the money supply affects the rate of interest. ये भाई साहब बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. When the money supply increases, the rate of interest will decrease. यानी मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया. जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास मनी ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम हो जाएगा. और जितने कम लोगों के पास मनी सप्लाई रहेगा, उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है. इट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड, प्राइस लेवल एक्सेट्रा. यानी भैया एक मनी के सप्लाई बढ़ाने देने से, मनी के सप्लाई बढ़ा देने से भैया इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. और जहां इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे. और व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी. ये तो हम देखते ही भैया आ रहे हैं कि भैया अगर प्राइस लेवल बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गया. कैसे, तो वही मेरा पेन वाला एग्जांपल, अगर 10 रुपए का पेन है, मेरे पास 100 रुपए है, मैं ऐसे 10 पेन खरीद सकता हूं. बट वही पेन 10 से 20 रुपए हो जाता है, मेरे पास अगेन 100 रुपए है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही पेन यहाँ पे खरीद सकता हूँ. तो ये है भैया हमारी क्वांटिटी थ्योरी J.M. Keynes की. अकॉर्डिंग टू कीन्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेसेस अ डोमिनेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, मनी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया, ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारा यहाँ पे. क्लियर है? हाँ जी सर. तो द Keynesian version of this quantity theory integrates monetary theory with the general theory of value. इनकी थियरी क्या कर रही है भैया, तो इनकी थियरी क्या कर रही है, जो मॉनेटरी थियरी है उसको जनरल थियरी ऑफ वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट कर दे रही है. क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है. तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी जो टॉपिक है क्वांटिटी थियरी का, इसके अंदर हमने भैया 3 थियरी पढ़ी, ये भी यहाँ पे खत्म होता है. अब नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक हमारा बनता है वो है हमारे इन्फ्लेशन का. अब इन्फ्लेशन के बारे में क्या एक्सप्लेन करना भैया, जब भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाए तो समझ जाना मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मनी वैल्यू डाउन हो रही है. बस इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन अ ब्रॉडर सेंस द टर्म इन्फ्लेशन रिफर्स टू परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. भैया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे एकदम एक कांस्टेंट ग्रोथ पे भी धीरे धीरे जब प्राइसेस बढ़ने लग जाए तो समझ जाओ कि इन्फ्लेशन आ गया. इसी को डिफरेंट बाबाओं ने अपनी डेफिनेशन दी और क्या बोला, एज अ स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग दैट इज द प्राइसेस आर राइजिंग. वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भैया गिर रही है और प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बाबा सैमुअल्सन ने बोला कि भैया इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. ठीक है भैया, प्राइसेस जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, मनी वैल्यू कम हो जाती है, यही हमारी इन्फ्लेशन. अब ये इन्फ्लेशन आता क्यों है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज है, बस उन्हीं में से उन्हीं कॉजेज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो क्या सारे वो कॉजेज है, तो सबसे पहले भैया आता है प्राइमरी कॉजेज. प्राइमरी कॉजेज क्या भैया, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट एक्सीड्स इट्स सप्लाई, द एक्सेस डिमांड विल पुश द प्राइस. दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. भैया जब मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई हो जाए कम, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे. और ऐसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्लियर है? दूसरा फैक्टर क्या है, व्हेन फैक्टर प्राइसेस राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. भैया जब फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाए, यानी आपको रेंट ज्यादा देना पड़ जाए, वेजेस ज्यादा देने पड़ जाए, उसके चक्कर में कमोडिटी की प्राइस आप ऑल टुगेदर बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो ये है भैया हमारे प्राइमरी कॉजेस. पहला प्राइमरी कॉज क्या, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम रह जाए, तो अचानक से प्राइस अपने आप बढ़ना ही है. दूसरा, जो भैया आपके फैक्टर प्राइसेस हैं वो बढ़ जाए, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग. ठीक है, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन एनी मॉडर्न इकोनॉमी. इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. भैया गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी खर्चा करती है. जो क्या करती है, डिमांड को भैया न्योता दे देती है. डिमांड का बर्थ हो जाता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से. गवर्नमेंट खर्चा कर रही है मतलब क्या, गवर्नमेंट की भी कुछ डिमांड है, गवर्नमेंट को रोड बनाना है, रॉ मटेरियल चाहिए, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही है. आपको भी रॉ मटेरियल चाहिए, गवर्नमेंट को भी रॉ मटेरियल चाहिए. गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिमांड बढ़ा दे रही है. अब डिमांड बढ़ रहे हैं, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस अगेन बढ़ रही है. तो भैया पब्लिक स्पेंडिंग से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है. तीसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करती है, उनके पास जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है थ्रू टैक्सेशन, थ्रू
टूरिज्म सेक्टर और भी बाकी चीजों से जिनके पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, बट वो ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने वो एक्सपेंसेस करना चाह रही है, क्या करेंगे, बाहर से लोन लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। अगेन ज्यादा खर्चा यानी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी और अगेन इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। क्लियर है? तो अगर गवर्नमेंट अपने फंड्स को मिसमैनेज कर रही है और उनको दूसरी जगह से ला रही है क्योंकि उनको खर्चा तो करना ही है, तो इससे भी हमारे जो प्राइजेस हैं, जो इन्फ्लेशन है मार्केट में, वो आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं भैया इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी भैया, जितना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा रोटेट होते जाएगा, उतनी ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी और अगेन वो इन्फ्लेशन को जन्म दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट है भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जानते ही हो भैया इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पूरी वर्ल्ड में भैया हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड में जब हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री का दर्जा हासिल करते हैं तो पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड भी ही उतनी बढ़ जाती है। ह्यूज पॉपुलेशन इंक्रीजेस द टोटल डिमांड इन द मार्केट, और जहां डिमांड बढ़ी वहां प्राइसेस अगेन बढ़ गए और प्राइसेस बढ़ने को ही तो हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा होर्डिंग का। होर्डिंग मतलब एक्सेस डिमांड इन सम आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होर्डर्स। ठीक है, एक्सेस डिमांड इज समटाइम्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होर्डर्स, मतलब काला बाजारी। लोग कई बार क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने पास सामान को स्टॉक करके रख लेते हैं, उसको मार्केट में रिलीज ही नहीं करते, यानी वो सप्लाई को कंट्रोल कर देते हैं, सप्लाई अपने आप ही वो कम कर देते हैं। अब सप्लाई कम, लोगों की अगर नॉर्मल डिमांड भी रहेगी और उसको भी जो सप्लाई है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों के पास गुड्स ही नहीं है। सर तो गुड्स पड़े कहाँ हैं? गुड्स पड़े हैं उन काला बाजारियों के वेयर हाउस में। गुड्स पड़े हैं उन काला बाजारियों के वेयर हाउस में, वो जबरदस्ती मार्केट में डिमांड को बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, अगेन प्राइसेस ऊपर जाएंगे। भैया कितनी बार उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट भैया कई बार हो सकते हैं जेन्युइन शॉर्टेज हो जाए, कभी क्रॉप्स वगैरह खराब हो गए, जहां पे चीज जो टाइम पहुंचनी थी कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से वहां पे चीज वो पहुंच ही नहीं पाई, जेन्युइनली शॉर्टेज हो गया। ये क्या है भैया, ये जानबूझ के यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। बट अगर जेन्युइन केस में भी शॉर्टेज हो गया तो अगेन भैया सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा। 8th पॉइंट एक्सपोर्ट। अगर हमारी डोमेस्टिक की ही नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है और हम लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, अगेन डिमांड ज्यादा, सप्लाई तुम्हारी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन अगेन मार्केट में आ जाएगा, प्राइस राइज अगेन हमको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 9 ट्रेड यूनियन। भैया ट्रेड यूनियन वाले अगर अपनी वेजेस को बढ़ाने बोले तो अगेन भैया वेजेस का बढ़ना यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना मतलब अगेन आपकी कमोडिटी की जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगी, जिसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे भैया, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देंगे एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे, कमोडिटी की प्राइस बढ़ा के, और कमोडिटी का प्राइस ही बढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन है। तो अगेन ये तुम्हारा एक पॉइंट और हो गया। नेक्स्ट भैया टैक्स रिडक्शन। गवर्नमेंट कई बार पॉपुलेशन की गुड बुक्स में आने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए क्या करती है, टैक्सेस कम कर देती है। अब टैक्स गवर्नमेंट कम कर दे रही है यानी आपके पास ज्यादा पैसा ऑटोमेटिकली बच जा रहा है, आपको गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, कम पैसा देना पड़ रहा है, आपके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा बच रहा है। अब आपके पास ज्यादा पैसा बच रहा है तो आप भी सोचते हैं यार थोड़ी लग्जरियस लाइफ जी लेते हैं, आप अपनी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हो। तो अगेन डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम, प्राइसेस हाई। नेक्स्ट इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो भैया जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह, ये सब अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो इनसे भी क्या होता है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, और अगेन प्राइस बढ़ गई तो भैया इन्फ्लेशन आना ही है मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 तुम्हारा प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाए, मान लो भैया पेट्रोल, हम पेट्रोल क्या करते हैं, बाहर से हमारी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल के रेट्स अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगेन एंटरप्रेन्योर के सर के ऊपर दर्द हो जाएगा कि भैया मेरी तो कॉस्ट बढ़ते जा रही है, थक हार के वो कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देगा और अगेन मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। बोलो वाह जी वाह। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 13 नॉन इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक रीजन सच एज फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। लोगों का नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, ठीक है, तो इस चक्कर में भी क्या होगा, लोगों की डिमांड तो बढ़ी भी गई है, सप्लाई अचानक से कम हो जाएगी और प्राइसेस अगेन वहां पे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही था सारा डिस्कशन हमारा मनी चैप्टर से रिलेटेड। बट रुक जाओ, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहे होंगे ज्ञानीज वन लाइनर। ठीक है, ज्ञानीज वन लाइनर, अभी सारे वन लाइनर मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स मैंने अपने इस नोट्स में डाल के रखे हैं जिससे आपको रिवीजन करने में और भी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जाओ डिस्क्रिप्शन चैनल खोलो, वहां पे लिंक दी गई है, फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये इस नोट की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपने पास प्रिंट निकाल के पढ़ो, मोबाइल में पढ़ो, कलरफुल नोट से भैया आपको पढ़ने में मजा ही आने वाला है। क्या करना है, आपने एक बार साथ में मेरे साथ इस लेक्चर को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार सारे वन लाइनर को गो थ्रू कर लेना, जिससे और भी कोई डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको
खोलना है आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, सारे बैक क्वेश्चन धनाधन बनाते जाने हैं और फाइनली आपका ये चैप्टर की पूरी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप इस चैप्टर के लिए हो जाओगे बिल्कुल एग्जाम रेडी। क्लियर है? तो विद दिस इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।